ठीक है, क्या नियम है हमारा? ओम का नियम। हमारा जो टॉपिक है क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओम, उन्होंने दिया था, साइमन ओम था इनका नाम पूरा, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या नियम दिया था? सुनो, इन्होंने कहा था अगर हम कोई चालक लें, ध्यान से सुनना, अगर हम कोई चालक ले लें और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, आयतन, ठीक है, आदि, द्रव्यमान, कुछ भी कहते रहो, इन सब चीजों में कोई परिवर्तन ना करें, तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, मान लो ये वायर है, चालक है, इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। क्लियर है? ये बताया था इन्होंने। क्या कहा था? यही बात मैं यहां पे लिख रहा हूं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, ठीक है, तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात नियत रहता है। मतलब क्या हुआ? अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचें, ये V है और ये क्या है इधर I, ठीक है, और यहाँ पे कोई चालक ले लें, तो हमें इस टाइप से ग्राफ प्राप्त होता है। ये क्या बनाया हमने? धातु का चालक, ठीक है, धातु का तार कह दो या चालक कह दो, धातु का तार। तो इसका जो V अपॉन I आएगा निकल के, वो क्या होगा? कोस्टेंट। और इस कोस्टेंट को इन्होंने क्या नाम दिया है? R। ठीक है, क्या है? R। V अपॉन I इज इक्वल टू कोस्टेंट। कोस्टेंट की जगह पर क्या आया? R। R क्या है? एक कोस्टेंट है। R को क्या लिख सकते हो? तो कोस्टेंट। बताओ, बात समझ में आ गई? ये मतलब, तो यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। V अपॉन I इज इक्वल टू कोस्टेंट मतलब नियतांक, और V अपॉन I इज इक्वल टू R, या, ठीक है, या इसे ऐसे भी याद रखते हैं बच्चे, अथवा V इज इक्वल टू IR, है ना, ऐसे तो कहते हैं। ओम का नियम क्या है? कोई पूछता है तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। यही ओम का नियम है। बताओ, बात समझ में आई? ये जो तार दिख रहा है तुम्हें, ऐसा लो, इसके ताप में, दाब में, आयतन में, मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन मत करो, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात नियत रहता है, तथा उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V और ऐसे करके कह सकते हो, उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, अब सही हो गया, क्लियर है? ऐसे नोट करना, रटा हुआ चाहिए भाई, या हाई स्कूल में भी रटा होगा आपने, हाई स्कूल में भी था ओम का नियम, लेकिन यहाँ पे आप प्रूफ कराने जा रहे हैं हम, बस हाई स्कूल में प्रूफ नहीं था। ठीक है, क्या था? सुनो ध्यान से। यदि किसी, एकदम सोचो यार, ओम ने नियम क्या दिया था?
कोई भी चालक ले लो और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे मान लो मैंने वायर ले लिया, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना करूं, अगर मैं कहूं ये 50 ग्राम का है तो 50 ही ग्राम रहना चाहिए, यानी कि आप 100 ग्राम ले लो, ये भी तो कहा। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो इसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V और इसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसे हम कांस्टेंट को क्या रख रहे हैं, R। ठीक है, जहां R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट या V अपॉन I इज इक्वल टू R, V बराबर IR, जहां R यहां पे लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, जहां R क्या है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। ये भी डायग्राम बनेगा इसमें। ठीक है, जब पूरा आएगा, 5 नंबर का आता है कम से कम, ये 3 का तो मान के चलो। ओम का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए, अभी उत्पत्ति कराऊंगा कभी, ये सोचो इतना ही आएगा। ठीक है, जहां R चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, यही ओम का नियम है। ये वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, ये जितने भी चालक हैं दुनिया के अंदर उन सबके अंदर एक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। जैसे कि तुमने देखा हो, बाइक से जाते हो तुम या कार से, तो सड़कों में क्या आते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। जब वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं बल्कि, तो उससे पहले 150 किलोमीटर पहले ही क्या लगा दिया जाता है, बोर्ड भी लगा दिया जाता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, कृपया धीरे चलिए। ठीक है, 500 मीटर पहले मान लो ऐसे। ठीक है, तो क्या मतलब होता है उसमें, वो क्या करते हैं, तुम्हारी स्पीड को कम कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर नाम ही है उनका। ठीक है, ऐसे ही चालक दुनिया के अंदर जितने भी चालक हैं उन सबका अपना अपना एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट करना, रुकावट पैदा करना। धारा के मान में ये क्या करता है, रुकावट पैदा कर देता है। ठीक है, हो तो जैसा कि चांदी, अब ये भी सुन लो हाथों हाथ सारी बातें। चांदी जो होती है सबसे अच्छा चालक है चांदी, इसमें जो प्रतिरोध है बहुत ही कम होता है। इसका जो सिंबल होता है प्रतिरोध का, वो यह होता है भाई, देखो ऐसे तो बनता है स्पीड ब्रेकर भी, धारा के मान में रुकावट पैदा कर रहे हैं। सबसे कम चांदी में होता है। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक, कॉपर के बाद सोना भी आ जाता है, गोल्ड। ठीक है, सबसे अच्छा ही है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, चौथे पे ये। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, मतलब हमारे यहाँ क्या, बल्कि हम तो ये कहेंगे पूरी दुनिया भर में क्या इसका इस्तेमाल होता है, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का। चांदी सोने का क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत महंगा होता है, ऐसे इसलिए भी नहीं करते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, हर कोई इनसे ले नहीं सकता। ठीक है, और अगर ले भी लिया, जो करोड़पति लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो चांदी का तार कल वायर बनवा दे तो क्या होगा, चोरी होने का खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रतिरोध। आर जो है प्रतिरोध है। बात समझ में आ गई। हर चालक का अपना अपना एक प्रतिरोध होता है। आज मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, आर बराबर क्या है, V अपॉन आई। तो आर जो है ना तो V पे डिपेंड करता है ना आई पे, ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, क्या कहा मैंने अभी, आर जो है ना तो V पे डिपेंड करता है ना आई पे। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर, फॉर्मूले तो बन जाते हैं लेकिन वो उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं एक तार ले लूँ, कॉपर का तार ले लिया मैंने, ये एल्युमिनियम का जो भी मान लो, इसका 5 ओम प्रतिरोध है, इसका क्या है 5 ओम। अब तुम इसके सिरों के बीच विभवांतर कितने वोल्ट लगा दो, 220 लगा दो, 110 लगा दो। ठीक है, और कितना लगा दो, 250 लगा दो, जितना दिल कर, कितनी करंट भेज दो। ठीक है, तो लेकिन इसका जो प्रतिरोध है 5 ओम, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये कहने का मतलब है मेरा, इसलिए तो इसे नियतांक कहते हैं। आर कांस्टेंट की जगह पे तो आर आया है, आर क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट रहता है, ना V पे डिपेंड करता है ना आई पे। ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जैसे कि एक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत धारिता, ये भी सुन लो, उस टाइम नहीं बता पाया था मैं। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। ये भी बिल्कुल सही बात है, आर की तरह होता है। मतलब आर की तरह मतलब आर ना है, ये क्या होता है, ना तो इस पे डिपेंड करता है आवेश पे, ना विभवांतर पर। जो चीज बन गई, जैसे हम बता रहे थे पंखे के अंदर जो कंडेंसर लगे हुए होते हैं ऊपर सेल की तरह, वो बना दिया गया, कंडेंसर बना दिया। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस जो भी है इसकी कैपेसिटर की, वो क्या है, निश्चित हो गई है, कांस्टेंट हो गई। अब तुम उसमें कितना ही आवेश भेज दो, कितना ही वोल्टेज भेज दो, इससे इसका फर्क नहीं पड़ लिया। अगर मैं कहूँ इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 माइक्रोफेरेड है, तो 6 ही रहेगी। बात समझ में आ गई। तो फिजिक्स के अंदर कुछ फॉर्मूले ऐसे आते हैं कि फॉर्मूले तो होते हैं लेकिन वो चीज़ इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम पूछोगे आर करता किस पे है फिर डिपेंड,
तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, वैसे फिर भी सुन लो, ठीक है, क्योंकि बताना ज़रूरी है कि आर जो है ये लंबाई पर डिपेंड करता है, आर जो है ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। देखो खुद सोचो, अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा इतना बड़ा तार लिया, इसका प्रतिरोध है 5 ओम, अगर मैं इसका डबल कर दूं, इतना ले लूं, तो इसका 10 ओम ना होगा। जब यार तार ज़्यादा बड़ा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब लंबाई पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, तार जो है आप प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के अनुक्रम व्युत्क्रमपाती होता है, उल्टे ही तो है। इसका मतलब क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध क्या होगा उतना ही कम होगा। इसलिए तुमने देखा होगा जो मोटे केबल होते हैं वो मोटे मोटे यूं ही बनाए जाते हैं, जब करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो मोटे मोटे वायर होते हैं, 11,000 वोल्टेज की लाइन भेज दी जाती है लाइट। क्यों क्यों भेज दी जाती है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत कम लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का कम लॉस करे बिना कहाँ पहुंच जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर, ठीक है, कहीं कहीं 100 किलोमीटर दूर, बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसे कभी सोचा है तुमने कि यार जब ये करंट जिससे हमारा पंखा चल रहा है वो वायर कैसा है, पतला है, तो फिर ये लगा देते हैं जो 11,000 वोल्टेज की केबल आ रहा है हमारे यहाँ, वो मोटे क्यों लगाए गए? तो उसका रीजन ये होता है भाई कि प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो, ठीक है, और पावर का क्या हो, लॉस ना के बराबर हो, ठीक है। ये बताओ ओम का नियम समझ में आ गया? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर V, उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, V/I इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट की जगह पे क्या लगा दिया हमने, R, V बराबर IR, जहां R चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, यही ओम का नियम है। लेकिन अब हमें इसे प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करके दिखाओ हमें ओम का नियम को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी के नीचे हेडिंग डलेगी, इसी का पॉइंट है, ठीक है, क्या ओम का नियम प्रूफ करना हमें, ठीक है, किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। तो इसी के नीचे हेडिंग डालेंगे हम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। यह है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो फिर वही अभी जो बनाया था हमने अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, वो चालक बन जाएगा, यहां पर बन गया, बैटरी से जोड़ देंगे, जोड़ दिया, बनाना पड़ेगा वहां पर भी पेपर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर को भागने लगेंगे भैया सब ऐसे, और इनका अनुगमन वेग क्या होगा, Vd, सही है। ये होगा, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, I बराबर एन ई है Vd, I बराबर, मैं लिख दूं, I बराबर NEAVD, ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये था I बराबर NEAVD, ठीक है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये रटा हुआ होना चाहिए। इसका हमने एक ट्रिक भी बताई है, शॉर्ट ट्रिक, इसे हम वीना कहते हैं, ठीक है, वीना मतलब किसी लड़की का नाम समझ लो, क्या है, वीना। लेकिन जब अनुगमन वेग की बात आती है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसे हम Vd से लिखते हैं, तो इसलिए Vd लिख दिया हमने, ठीक है। तो VENA, वीना, याद हो जाएगा, काई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वीना के। क्लियर हो गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के ऊपर हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। माना कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है, जो हमारे सामने लिखा हुआ है NEAVD, इन्हीं के ऊपर पूरी थोड़ी सी थ्योरी लिख दो। n, E क्या है, आप देखो, आवेश E, अब क्या आया, A, चालक का क्षेत्रफल A, फिर क्या है, अनुगमन वेग, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तब विद्युत धारा, ये उतार दो, I बराबर NEAVD, पहले थ्योरी लिखी, ये बना दो, और साइड में बना लो अब चित्र। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई, थ्योरी समझ में आ गई, क्या करा, रटना नहीं है, अपने पास से याद करके
आई बराबर एन ए वी डी या वीना याद था, उन्हीं के ऊपर हमने थोड़ी सी कहानी बना दी कि एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आवेश है, ए क्या है क्षेत्रफल है और अनुनाद वी डी है। तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई बराबर एन ई है वी डी। ठीक है, ये माइनस होता है प्लस इस। अब एक बात बताओ, ये प्लस ये माइनस, तो इसके सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया होगा एक ई। और ये जो चालक है इसकी लंबाई क्या मान ली हमने एल, चालक की लंबाई क्या ले ली हमने एल, और वैद्युत क्षेत्र क्या है ई। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। हम यहाँ पे जो प्रूफ करने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे और हम ओम का नियम प्रूफ करके दिखा देंगे। सब कुछ एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेते रहेंगे। देखो ध्यान से सुनना, मैं सब लिख रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो और चालक की लंबाई L हो, तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर V अपॉन एल। याद है, पढ़ चुके हैं हम बहुत बार। E बराबर क्या होता है V अपॉन एल। E क्या है वैद्युत क्षेत्र, V क्या है विभवांतर, L क्या है लंबाई। क्लियर है, हमें यही मिल गया। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F हो तब, तो F बराबर क्या होता है E। ये कहाँ से आया है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, E बराबर क्या पढ़ाया है F अपॉन Q। हमने ये भी बताया है, तो मैं सुन लो, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो इस Q की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात आई है। Q बराबर NE होता है, NE, तो एक इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तो Q N की जगह पर 1 E, तो Q बराबर क्या आ गया E। बात समझ में आ गई, तो E इधर ले जाओ तो F बराबर क्या आ गया E। क्लियर है अभी, एक इलेक्ट्रॉन बल। ये जो E की वैल्यू निकाली है इसे उठा के यहाँ पे रख दो, या E इसकी जगह पे V, इस वाले E की V अपॉन एल। यहाँ तक बताइए, F भी मिल गया। अगर हम क्या कहें अब, यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो तब, तो न्यूटन का नियम क्या है भैया, F बराबर m है, तो A बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन m। बताओ यहाँ तक सही है। ये वाला F की वैल्यू EV अपॉन एल यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगी, इधर करा देता हूँ। A बराबर, देखो A बराबर F की जगह पे क्या लिख रहे हैं EV अपॉन एम एल, EV अपॉन एम एल। यहाँ तक बताइए, तुम्हें कैसे याद रखने हैं, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, कुछ भी ना है। ठीक है, सबसे पहले विद्युत धारा तो हमने I बराबर एन ए वी डी कह के बात खत्म कर दी अपनी। ठीक है, I बराबर एन ए वी डी, इसे भूल जाओ अभी, इसका सबसे लास्ट में काम आएगा। ठीक है, आगे क्या करा फिर हमने, यदि इसके सिरों के बीच विभवांतर V हो और इसकी लंबाई L हो तब वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर V अपॉन एल। E निकाला, नंबर 1 यहाँ से शुरू करो। ठीक है, याद रखना। फिर क्या करा, जब E पता चल गया, जहाँ पर होगा E, ऐसे याद रखना स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे होगा वैद्युत क्षेत्र वहाँ पे होगा वैद्युत बल। सोचो, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने E F बराबर E और ये वाला E का वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी। बताओ, और जहाँ पे होगा बल, दुनिया का कोई सा भी बल हो, वहाँ पे होगा त्वरण। न्यूटन का नियम है भाई, न्यूटन का दूसरा नियम है F बराबर m है। अगर ऐसे याद रख लोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, ये वाला F का मान उठाया EV अपॉन एल, वो यहाँ रख दिया, तो EV अपॉन एम एल। क्या समझ में आया, I बराबर एन ए वी डी तो रख दो, अभी भूल जाओ उसे लिख के। सबसे पहले क्या निकाला हमने वैद्युत क्षेत्र, फिर अपना आप से कहोगे जहाँ होगा वैद्युत क्षेत्र वहाँ होगा वैद्युत बल, और जहाँ होगा वैद्युत बल वहाँ होगा त्वरण। ये बताइए, अब बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ गया पूरा। इसे मैं साफ कर दूँ अब, क्योंकि अब जगह नहीं बची, मैं आगे कराऊंगा। फिर दोबारा सुन लो, क्या है, हमें क्या निकालना, अनुमान वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। हमें तो ये ला के दिखा दो, V बराबर आई आर। V क्या है विभवांतर, और ये वाला V क्या है, ये वी डी, ये वेग है ना, अनुगमन वेग। तो I बराबर एन ए वी डी जानते थे हम चाह रहे हैं V बराबर आई आर कहाँ से लाएं, तो हमने क्या करा, पहले E निकाला V अपॉन एल, फिर E जब मिल गया तो वैद्युत बल निकाला, उसकी वैल्यू यहाँ लगाई, फिर क्या निकाला A निकाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाई, A आ गया। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
ये बताओ गति के समीकरण है तो पता ही है आपको क्या होती है गति की समीकरण, 3 होती है। कौन कौन सी होती है? v बराबर यू प्लस ए टी, यही तो होती है गति की समीकरण, यहाँ मैं बता रहा हूँ। v बराबर यू प्लस ए टी है ना, और दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो होती है। तो अब मुझे कौन सी समीकरण की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर? पहली की। कौन सी लगाएंगे हम? पहली। क्या लिखेंगे? इसी के नीचे लिखोगे भाई, ए के नीचे, अब ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो। इसके नीचे लिखना जो मैं लिख रहा हूँ। इसे मैं अभी ऊपर वाली चीज़ को भी साफ कर देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, ये दोबारा उतार लो, ठीक है। किसके नीचे लिख रहे हैं हम? एक है। क्या कहेंगे? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd और शांति काल टाउ हो, तब गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, ठीक है, ये होती है। अब मैं कहूँ v की जगह पर क्या लिखूँ, तो तुम कहोगे सर vd लिखो, क्योंकि अनुगमन वेग तो vd से लिखा जाता है। और u क्या होगा? 0। u क्या चीज़ होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो हमने शुरू में बताया था जब हमने बैटरी न लगाई थी तो इनका प्रारंभिक वेग क्या होता है भाई? 0 होता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। जब बैटरी लगाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। प्लस ए क्या लिखूं? तुम कहोगे सर ये हैगा EV/ml। इंटू टी क्या लिखूं? तो तुम कहोगे सर जब इलेक्ट्रॉन भागे हुए जा रहे थे तो आपस में दो टक्कर जो मार रहे थे उसमें जो समय लगा था वो तो श्रांति काल कहलाया था और उसे टो से लिखा था, तो टो लिखो। तो टी की जगह पर टो, ए की जगह पर ये वाली वैल्यू, ठीक है, और वी की यू की जगह पर 0, वी बराबर वी डी। क्लियर है? तो वी डी बराबर आ गया हमारा EV/ml इंटू तो मैं इसे भी बॉक्स में बंद कर रहा हूं। कई बार कई मर्तबा यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछ लिया गया है कि अनुगमन वेग और शांतिकाल में संबंध ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग और शांतिकाल में तो ये संबंध है, ठीक है। या कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, जैसा अभी हमने थ्योरी लिखवाते थे, लिखवाई थी अनुगमन वेग और शांतिकाल, ठीक है, वो पूछ लेता है इन दोनों में क्या रिलेशन है एक नंबर में। तो तुम्हें याद होना चाहिए वी डी बराबर EV/ml इंटू टो। लेकिन अभी हमारी कहानी यही खत्म नहीं हुई है, हमें क्या लाना? ओम का नियम लाना है। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया ये कैसे निकाला था? फिर एक बार सुनो दोबारा से, मैं छोटा सा साइड में बता दूं एक बार में। सबसे पहले हमने I बराबर NE/VD कह के बात खत्म कर दी, NE/VD समीकरण 1। फिर क्या करा हमने? वैद्युत क्षेत्र निकाला। फिर क्या करा हमने? वैद्युत बल निकाला, E की वैल्यू यहाँ पे लगाई। फिर क्या करा हमने? त्वरण निकाला, F की वैल्यू ये वाली यहाँ लगाई, बस। अब बताओ, ये तो करा हमने, हो गया प्रूफ। क्लियर है? और जब ये निकाल लिया फिर हम आगे बढ़े। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd और शांतिकाल टो हो तब गति की प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT से। तो V की जगह पर Vd, U 0, A की जगह पर EV/ml और इंटू टो। Vd बराबर EV/ml इंटू टो। क्लियर है? ये वैल्यू उठा के वो जो I बराबर NE/VD आई थी समीकरण 1 सबसे पहले, वहां पे लगा दो, बस ये लिखेंगे अब। Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर आ जाओ भाई। देखो मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया था, इससे हिसाब लगा लो। I बराबर NE/A VD की जगह पर क्या आएगा? EV/ml इंटू टो। अब बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ जाए, इसे भी साफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ तक बताओ, सही है? हमें ओम का नियम लाना है, तो क्या होता है ओम का नियम? क्या होता है ओम का नियम? V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। तो V एक तरफ रहने दो, बाकी चीजें इधर ले जाओ, ठीक है। तो I ml इधर ले जाओ, ml। ये बताओ V के गुणा में जितनी भी चीजें हैं ये सब बटे में ले जाओ, तो बटे में ले जाओ। तो n, तुम कहोगे सर E ये है तो E स्क्वायर, ठीक है, A, और ये भी क्या है? टो। सबके सब कहाँ पहुंच गए? बटे में। ये क्या बचा हमारा? V। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आई? इस वाले V को छोड़ के बाकी चीज़ें हमने इस साइड में कर दी, तो जो चीज़ बटे में दिखी वो हम कहाँ ले गए? इसके गुणा में। और जो चीज़ V के गुणा में थी
वो कहाँ लेगा, बटे में। क्लियर है। ये बताओ ये सबकी सब चीज़ें क्या है, कोस्टेंट है। जहाँ कैसे है अभी समझाऊंगा। ml अपॉन NE स्क्वायर ए तो एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने अभी ओम का नियम जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये तो कहा था। तो ये बताओ जब m लिया तुमने, मैंने अभी बताया ये एक वायर है, ये 100 ग्राम का है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, ना इसे बढ़ाओगे ना कम करोगे, तो इसका मतलब m कोस्टेंट। अगर मैं कहूँ इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो l कोस्टेंट 10 ही रहेगी, बढ़ाना घटाना मत। और अगर तुमने बढ़ा घटा दिया कुछ भी तो ओम का नियम वैलिड नहीं है। ओम का नियम कब वैलिड है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। n कोस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ जब मैंने चालक ले लिया, जब हम इसे बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है या 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो वो तो इतने रहेंगे या बढ़ जाएंगे। ये तो है ही कोस्टेंट, इसका मान पता ही है तुम्हें, 1.6 गुणा 10 के -19। ये कोस्टेंट, जब हमने चालक ले लिया उसके क्षेत्रफल में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो कोस्टेंट। तो क्या है, शांतिकाल कोस्टेंट। ठीक है। ये सब चीज़ है कोस्टेंट। और जिसे हम क्या कह रहे हैं, आर, यहीं पे आ जाओ। इसके यहाँ पे क्या आ गया, आर। V इजिकल टू आई आर। यही ओम का नियम है। बताइए कैसा लगा। अगर फिर भी चाहते हो तो दोबारा इस वीडियो को पीछे से थोड़ा रिपीट करना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।